सही सुना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपकी जो क्लासेस राही क्लासेस चैनल पे कंटिन्यू जो है धीरे धीरे आ रही हैं, वो सीरीज बेस्ड आ रही हैं क्लासेस, और आज हम उसी क्लास को फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी आगे की क्लास को। और आज आपकी जो क्लास होगी वो होगी आपकी सीरीज नंबर 3 पे। बहुत ही अच्छी सी क्लास है और बहुत ही झन्नाटेदार क्लास है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की किस तरह से सेंटेंसेस को, अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस को हम जो है कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं, तो उसका हम आपको जो है एक लॉजिक दिखाने वाले हैं। लेकिन उसके सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, और नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो आपके सामने आपका क्लास का जो थंबनेल है, सिंथेसिस सीरीज नंबर 3 सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। अगर हम बात करें सिंपल सेंटेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो मैं जो है कवर करवा चुका हूं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस के इंपॉर्टेंट जो आपके सेंटेंसेस थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस क्वेश्चन थे, मैंने उनको आपको ये करा दिया। कंपाउंड सेंटेंस के भी हो गए, और आज जो है नंबर है किसका? कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, आज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बारी। ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बारीकी से समझना होगा, क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है भैया मेरी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है आपकी? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होती है। हम सिंपल सेंटेंस को कन्वर्ट कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, कंपाउंड सेंटेंस को भी कंबाइन कर लेते हैं, इजीली कर लेते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमको बहुत सारी दिक्कत जो है आपको इसमें आती हैं। लेकिन यदि आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, तो आपकी वो दिक्कतें नहीं होंगी, बशर्ते आप हमारी क्लासेस को रेगुलरली वॉच करते रहिए। ठीक है, पूरी क्लास को वॉच करिए, और इसके पहले की जो क्लासेस हैं आप उनको भी देखिए, क्योंकि ये क्लास जो आपकी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की है। लेकिन इसमें यदि आप डीप से पढ़ना चाहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, इसकी जो है बारीकियों को समझना चाहते हैं, तो आपको जो है RS क्लासेस पे जाकर के उसे सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जब भी इसकी क्लास आपकी आएगी, और हाल ही में वो क्लास आपकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की आने वाली है, तो उस पर जब आप जाओगे तो आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को डीपली पढ़ पाओगे। इसके पहले सिंपल एंड कंपाउंड मैं पढ़ा चुका हूं उस चैनल पे। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, वो किस टाइप से कंबाइन किए जाते हैं, उनके रूल्स क्या होते हैं, उनका कौन सा कॉन्सेप्ट किस तरह से काम करता है, ये सब चीजें हम आपको पहले RS क्लासेस चैनल पे, जो कि अपना एक YouTube चैनल है, उस पे जो है हम आपको ये बता चुके हैं, और कंपाउंड सेंटेंस भी पढ़ा चुके हैं। आज जो क्लास इसकी जो नेक्स्ट आने वाली है RS क्लासेस पे, तो वो जो है आपकी कंपाउंड सेंटेंस में जो आपका रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव एडवर्ब्स होता है, उसके बारे में आपकी क्लास अगली होगी। लेकिन फिलहाल हम जो है इस चैनल की बात करें, इस क्लास की बात करें, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके यहाँ पे पेश होने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेस के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए अब हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा जो क्या होगा, सेंटेंसेस किस टाइप से होंगे और उनको हम किस तरीके से कंबाइन करेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना आवश्यक है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक्चुअल होता क्या है। बता दूं, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है भैया मेरे, वो क्या होता है, आपका डिपेंडेंट क्लॉज से बना होता है। अर्थात इसमें कि इसकी जो क्लॉज होती है वो किसी ना किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड करती है, क्योंकि ये अकेले स्टैंड नहीं कर सकती। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की जो क्लासेस होती हैं, ये अकेले जो है स्टैंड नहीं कर सकती, इनको किसी ना किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना? तो इसमें कोऑर्डिनेट कंजक्शन में होता क्या, सॉरी सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम बात करें अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, अगर आपको बात करनी हो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, तो इसमें आप चीजें ध्यान रखेंगे कि इसमें आपका यूज होता है किसका? सबऑर्डिनेट कंजक्शंस का। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है ये, और इसमें आपके जो है सबऑर्डिनेट कंजक्शंस यूज किए जाते हैं। ठीक है, कंजक्शंस यूज किए जाते हैं भैया, कंजक्शन। और ये जो क्लासेस होती हैं वो आपकी बेस्ड होती हैं नाउन क्लास पे, एडजेक्टिव क्लॉज पे एंड एडवर्ब क्लॉज पे। तो हम अगर इस सेंटेंस को कंबाइन करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इसमें कोई समस्या ना आए,
तो आपको भैया सब ऑर्डिनेट क्लॉज को जान लेना आवश्यक, और उसके बाद में उसमें जो कंजक्शंस आते हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं, और ये जो क्लॉजेस होती हैं नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, ये जो है कहाँ पर किस तरीके से यूज होंगे, इन सब चीज़ों को आप अच्छे से सब समझोगे तो आपके लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बहुत ही सरल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें पढ़ना है तो फिर से बोल रहा हूँ, अगर इन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है तो RS क्लासेस पर जाना होगा। ठीक है, अगर इसको आप डीप से पढ़ना चाहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, यानी कि डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होती हैं, इन सब चीजों के बारे में आपको जानना बहुत ही आवश्यक होगा यदि आप जो है कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंबाइन करना आसानी से चाहते हैं तो। क्योंकि कभी कभार हम कोई लॉजिक पे नहीं, हम सिर्फ अपने सेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस को कंबाइन करने लग जाते हैं। अगर आपका सेंस सटीक लग गया तो आंसर ठीक है, वरना गलत। ठीक है भैया मेरे, तो सेंस के अकॉर्डिंग कम और लॉजिक यानी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाइए बहुत ही आसानी से। जब आप इसको पढ़ लेंगे, एक बार जो है स्टडी कर लेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये आसानी से आपसे बनने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे हम सेंटेंसेस को और देखते हैं कि इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा। साथ साथ में हमको आपको जो है उसके कॉन्सेप्ट भी बताते चलेंगे, इसके साथ साथ हम आपको उसके कॉन्सेप्ट भी बताते चलेंगे। तो कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए फटाफट, और इनके जो है नोट्स बनाइए, अपने सेंटेंस नोट करिए, और यहाँ पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं वो भी देखते रहिएगा। पहला सेंटेंस दिया है, ही इज पुअर, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वह गरीब है, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वह बेईमान नहीं है। सेंटेंस कह रहा है, ही इज पुअर, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वो गरीब है, वो बेईमान नहीं है। अब यहां पे देखिए, गरीबी और डिसऑनेस्ट, बेईमानी, तो गरीब व्यक्ति क्या नहीं होता है, अगर हम बात करें तो गरीब व्यक्ति जो है अगर देखा जाए तो डिसऑनेस्ट यहाँ पे लिखा गया है कि ये ही इज पुअर, वो गरीब है, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वो बेईमान नहीं है। तो आप देखेंगे सेंस यहाँ पे कुछ लग रहा है कि हालांकि वो गरीब है फिर भी वो बेईमान नहीं है। सिंपल सा फंडा यहाँ पे विरोध का लग रहा है। किसका लग रहा है भैया? विरोध का। अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो यहाँ पे क्या लग रहा है? लॉजिक विरोध का। और जब विरोध होगा तो आपको लगाना पड़ेगा अल्दो, या आप दो का यूज भी कर सकते हैं, या आप इवन दो का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, या आप इवन इफ का यूज कर सकते हैं। इन चारों में से कोई भी कंजक्शंस का आप यूज कर लीजिए, बट यट का या बट का यूज नहीं करना है, इस चीज का भी ध्यान रखना होगा। ना आपको इसमें यट लगाना है, ना आपको इसमें बट लगाना है, केवल क्या करना है? कॉमा रखना है। इस चीज पर आप ज्यादा ध्यान देंगे। अगर इसके आंसर की बात करें तो स्टार्ट में ही आपको लगा देना है कि दो he is poor, he is not dishonest, ठीक है, डिसऑनेस्ट, हालांकि वो गरीब है फिर भी, या लेकिन ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वो बेईमान नहीं है। वो गरीब है पर बेईमान नहीं। आपको क्या करना है? यहाँ पे विरोध होगा तो आपको दो अल्दो, आप जो भी लगाना है आप यहीं पे लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखें। दिस इज द प्लेस हेयर आई वॉज अटैक्ड बाई रॉबर्स। दिस इज द प्लेस हेयर आई वॉज अटैक्ड बाई रॉबर्स, तो ये स्थान है हेयर, यहां आई वॉज अटैक्ड बाई रॉबर्स, मुझे डाकुओं ने अटैक किया, जहां मुझ पर लुटेरों ने आक्रमण किया, ये वो स्थान है। तो जब भी भैया प्लेस का बोध हो रहा हो, जब भी आप प्लेस का बोध देखेंगे, जहां पे प्लेस दिखाया जा रहा हो, स्थान दिखाया जा रहा हो, तो वहां पे आपको क्या लगाना है? वहां पे आपको वेयर लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है भैया मेरे? वेयर का यूज करना है। और ये क्या होता है? ये रिलेटिव एडवर्ब होता है भैया मेरे, ये आपका क्या होता है? रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है, ये रिलेटिव एडवर्ब होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? रिलेटिव एडवर्ब का यूज करेंगे। सिंपल सी बात है कि दिस इज द प्लेस, प्लेस मतलब स्थान, स्थान के लिए आप क्या लगाओगे? वेयर लगाओगे। प्लेस की ओर बोध करा रहा है, संकेत करा रहा है, तो ये क्या होगा भैया? आपका यहाँ पे प्लेस होगा, तो आप इसके लिए लगाओगे दिस इज द
प्लेस, ये स्थान है, ये वो जगह है जहां आई वॉज अटैक्ड बाय रॉबर्स। ठीक है, तो ये वो स्थान है जहां आई वॉज अटैक्ड बाय रॉबर्स, ये वो स्थान है जहां डाकुओं द्वारा मुझ पर आक्रमण किया गया भैया मेरे। और हेयर को आप क्या करना, यूज नहीं करोगे। अगर आप वेयर लगा रहे हो तो हेयर का यूज आप नहीं करेंगे, इसे हटा देंगे यहां से। ठीक है, क्लियर। तो जहां पे प्लेस का बोध हो रहा हो वहां पे हम जो है वेयर का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। He is certain of being able to help his friend. He is certain of being able to help his friend। कि यहां पे देखेंगे सेंटेंस कह रहा है he is certain, वो निश्चित है, of being able, योग्य होने में, to help, मदद करने के लिए, his friend, अपने मित्र की मदद करने में वो निश्चित ही सक्षम है। तो अब यहां पे क्या करेंगे आप, यहां पे सिंपल सा फंडा यहां पे यूज करेंगे, ही इज सर्टेन। इतना करना है भैया, ये आपकी जो क्लॉज है वो है प्रिंसिपल क्लॉज, ये है आपकी प्रिंसिपल क्लॉज। अब हमको क्या करना है, यहां पे इसके आगे का सेंटेंस इसमें हमको कंबाइन करना है। यहां पे दो सेंटेंस तो नहीं है, यहां पे सेंटेंस आपका एक ही है। और इस चीज पे ध्यान देंगे कि जहां पे इस तरह के सेंटेंस हो या आपका जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज में ज्यादातर सेंटेंसेस क्या होता है, जब हम कंबाइन कर रहे होते हैं तो वहां पे क्या करते हैं भैया, हम क्या से प्रश्न करेंगे, जो इसका आंसर आपको मिले भैया, आप उसमें दैट लगा के जोड़ दीजिए, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही सर्टेन, उसे विश्वास है या उसे वो निश्चिंत है कि अब देखो क्या निश्चित है या क्या विश्वास है उसे कि वह अपने मित्र की सहायता करेगा। ठीक, तो ही इज सर्टेन दैट ही इज एबल टू help his friend. He is certain that he is able to help his friend। तो यहां पे हमने क्या लगाया भैया, that का यूज किया, जिसका आपका आंसर आ रहा है, अर्थ होगा इसका कि। He is certain, उसे विश्वास है, क्या विश्वास है या उसे क्या निश्चित है या क्या विश्वास है, अगर हम बात करें कि वह able है to help his friend, अपने मित्र की मदद करने में वो एबल है, सक्षम है, उसे ये निश्चित है या उसे ये पता है या उसे विश्वास है कि वो अपने मित्र की हेल्प करने में सक्षम है। तो की से यहाँ पे क्या करेंगे, हमने क्या से प्रश्न किया तो जो उत्तर आया उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, की ऐड कर दिया और आप कंबाइन कर दिया। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ वेयर आर यू गोइंग, आई डू नॉट नो, तुम कहाँ जा रहे हो मुझे नहीं पता। सिंपल सा सेंटेंस है यहाँ पे भैया, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, आई डू नॉट नो। तो आई डू नॉट नो आप पहले लिखेंगे, मुझे नहीं पता। ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, जहां आप जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप जहां जा रहे होंगे भैया वो प्लेस की इंडिकेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। अगर बात करें इसके नाउन की कि वो कहाँ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो वो जा रहा है ना, अर्थात ये आपका जो है बता रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जहां जा रहा है वो कोई ना कोई प्लेस होगा, कोई ना कोई स्थान होगा। ठीक ना भैया, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी को आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो आई डू नॉट नो वेयर, और उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे और उसके बाद आर लगाएंगे और उसके बाद गोइंग लगाएंगे, और ये जो क्वेश्चन मार्क है उसको फुल स्टॉप में चेंज कर देंगे। तो आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, वेयर यू आर गोइंग, जहां तुम जा रहे हो मुझे नहीं पता, वो स्थान मुझे नहीं पता। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि ये किसी न किसी प्लेस की ओर इशारा कर रहा है, और प्लेस क्या होता है भैया, नाउन होता है। ठीक है,
तो वेयर यू आर गोइंग, जहां तुम जा रहे हो, और जहां तुम जा रहे हो तो ये देखिए यहाँ पे वेयर जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है भैया? क्यों? क्योंकि ये किसी ना किसी नाउन की ओर इंडिकेट कर रहा है, किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। अगर हम बात करें वेयर यू आर गोइंग, जहां तुम जा रहे हो, तो तुम क्या है? एक प्रोनाउन है, और प्लेस क्या है? एक नाउन है। तो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाला वर्ड आपका एडजेक्टिव होता है। तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज में या सबऑर्डिनेट कंजक्शंस में जो हमने 3 टाइप आपको बताए, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, उसी से आपको हमने यहाँ पे कंबाइन कर दिया। दैट आपका नाउन क्लॉज का काम कर रहा है, वेयर आपका एडजेक्टिव क्लॉज का काम कर रहा है। ठीक है, तो आई डू नॉट नो वेयर यू आर गोइंग, मुझे नहीं पता जहां तुम जा रहे हो। हम पहले से बता चुके, जब भी आपको सबऑर्डिनेट सेंटेंस आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको बनाना हो, और वहां पे अगर आपको प्लेस का बोध हो रहा हो, किसी से स्थान का बोध हो रहा हो, तो आप वहां पे वेयर का ही यूज करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। My mother keeps her ornaments in a safe. This is the safe. मेरी माता keeps रखती हैं हर ornaments, अपने आभूषण, in a safe, एक अलमारी में। मेरी माता एक अलमारी में अपने आभूषण रखती हैं। This is the safe. ये अलमारी है। आप देखेंगे भैया ये अलमारी है, किसी भैया प्लेस, किसी प्लेस की ओर इंडिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, किसी प्लेस के इशारा कर रहा है ना, ये अलमारी है, मतलब ये वो जगह है जहां पर मेरी माता जो है अपना क्या रखती हैं? आभूषण रखती हैं। तो सिंपल सा आंसर आपको मिल गया होगा, दिस इज द सेफ। ठीक है, दिस इज द सेफ वेयर माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट्स। ठीक है, और ये इन सेफ हट जाएगा क्योंकि हम पहले से इसको इंडिकेट यहां पे कर चुके हैं। पहले को इसे हम लिख चुके हैं यहां पे, दिस इज द सेफ, ये अलमारी है। वेयर माय मदर, जहां मेरी माता कीप्स हर ऑर्नामेंट्स, अपने जो है आभूषण रखती है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अ वेरी हेल्थी मैन केम टू मी यस्टरडे, ही वाज ब्लाइंड। अ वेरी हेल्थी मैन, एक बहुत ही हेल्थी मैन मतलब स्वस्थ व्यक्ति। केम टू मी, मेरे पास आया। यस्टरडे, कल मेरे पास एक स्वस्थ व्यक्ति आया। ही वॉज ब्लाइंड, वो अंधा था। अब देखिए भैया यहाँ पे क्या है? ब्लाइंड है, जो ना किसी ना किसी चीज की विशेषता है, किसी ना किसी नाउन की क्या है भैया? विशेषता है। एडजेक्टिव, सिंपल सी बात है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। अब जब इसको हम बनाएंगे तो क्या करेंगे? अ वेरी हेल्थी मैन। ठीक है, इतना किया हमने। अ वेरी हेल्थी मैन केम टू मी यस्टरडे, ये जाएगा बाद में। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? बाद में रखेंगे। यहां पे ध्यान दीजिएगा भैया, आपका क्या दिया हुआ है? मैन दिया हुआ है। जब भी आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप बनाओगे, यदि किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है या किसी सजीव वस्तु का बोध हो रहा है, तो वहां पे हु का यूज किया चाहिए। हु आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है। यहां पर हमारा जो हो लगेगा वो क्या है? किसी ना किसी वो व्यक्ति को इशारा कर रहा है, वो इस इंडिकेट कर रहा है किसी लिविंग बीइंग को। तो यहाँ पे हम किसका यूज करने वाले हैं? हु का यूज करने वाले हैं। तो जो आप यूज करेंगे, अर्थात हु हो गया, विच हो गया, हुम हो गया, हम आपको बता देते हैं इन शॉर्ट वेज। रिलेटिव प्रोनाउंस की अगर हम बात करें तो क्या होता है भैया? www और www.tw, ये चीज याद रखना भैया। और www.home, ये एक्सटेंशन है, ये पहचान है, याद रखना कि ये जो www.tw होता है ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है, और जो www.home होता है वो रिलेटिव एडवर्ब होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है सर? W से आप देखोगे हु हो गया, इस W से आप क्या देखोगे? होम हो गया। इस W से क्या देखोगे भैया? हुज हो गया। और T से देखोगे दैट हो गया। इस W से आपका विच हो गया।
ठीक है, तो ये क्या हो गया भैया www.tw। आप ऐसे याद रख सकते हैं बहुत ही आसानी से कि हु, हुम, हुज, दैट, विच, ये क्या होते हैं भैया, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। अगर हम रिलेटिव एडवर्ब की बात करें, तो www.home, तो इस w से हम क्या रख लें, when रख लें, इससे हम रख लें where, और इससे हम रख लें why, और h से हम रख लें how। ठीक है, ये वर्ड हमारे हो गए रिलेटिव एडवर्ब। अगर हम बात करें इनके वर्ब की किस तरह से काम करते हैं, तो जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो इंडिकेट करते हैं किसी ना किसी नाउन को, अब वो चाहे लिविंग बीइंग हो चाहे नॉन लिविंग बीइंग हो। हु का यूज हम लिविंग बीइंग के लिए करते हैं, होम का यूज भी हम लिविंग बीइंग करते हैं, हुज का यूज हम जो है किसी लिविंग बीइंग की पोजीशन को दिखाने के लिए करते हैं, दैट का यूज नॉन लिविंग बीइंग के लिए, विच का प्रयोग नॉन लिविंग बीइंग के लिए। तो ये पांचों के पांचों किसी ना किसी नाउन की ओर इशारा करेंगे जो या तो लिविंग होंगी या नॉन लिविंग होंगी। ठीक है, हु किसी व्यक्ति के लिए लगाते हैं, लड़का या लड़की, तो यहां पर क्या है, एक आदमी ही तो है, एक व्यक्ति ही तो है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, हु का यूज करेंगे। क्लियर, चलिए अब यहां पे लगा लेते हैं हम हु को, अ वेरी हेल्थी मैन हु वॉज ब्लाइंड। एक स्वस्थ व्यक्ति हु वॉज ब्लाइंड, जो अंधा था, केम टू मी यस्टरडे, केम टू मी यस्टरडे। ठीक है, मेरे पास कल आया। अ वेरी हेल्थी मैन हु वॉज ब्लाइंड केम टू मी यस्टरडे। तो इस तरीके से सेंटेंस को हम बना सकते हैं। आशा करते हैं ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं इसके आगे के सेंटेंसेस को। Owing to his illness, he could not go to college. Owing to his illness, अपनी बीमारी के कारण या बीमारी की वजह से या बीमारी के चलते, he could not go to his college, वो कॉलेज नहीं जा सका। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहां पे कहीं ना कहीं किसी चीज का रिजल्ट मिल रहा है आपको। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको क्या दिख रहा है भैया, रिजल्ट दिख रहा है। बीमारी के कारण ही तो आप स्कूल नहीं जा सके, अर्थात देखा जाए तो रीजन भी है। क्या भैया मेरे, रीजन। तो इस कंडीशन में आप किसका यूज करेंगे, बिकॉज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, बिकॉज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट वाली क्लॉज को हम पहले लिख लेते हैं, ही कुड नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज अब यहां पे सब्जेक्ट हमने ही लगाया था, तो यहां पे फिर से हम रिपीट कर देंगे ही को। उसके बाद यहां पे देखेंगे भैया कुड लगा हुआ है, पास्ट में है ना, तो यहां पे पास्ट की वर्ब रख देंगे वॉज, ही वॉज। अब इलनेस का एडजेक्टिव बना देंगे इल। ही कुड नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज ही वॉज इल, वो कॉलेज नहीं जा सका क्योंकि वो बीमार था। तो इस तरीके सेंटेंस को क्या करेंगे आप, कंबाइन करेंगे, वो भी इसके सेंस के अकॉर्डिंग। आपको इसमें थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है, वो मैं क्लियर ये कर दूंगा कि भैया ओविंग टू हिज इलनेस। अगर हम देखें तो ये जो आपका सेंटेंस है ना, ये जो आपका सेंटेंस है, देखा जाए तो सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग कंबाइन किया गया है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है क्या लगा हुआ है भैया, ये प्रीपोजिशन लगा हुआ है और उसके साथ में क्या लगा हुआ है, जिरन लगा हुआ है। तो प्रीपोजिशन प्लस जिरन, यानी कि ये बना हुआ है प्रीपोजिशन विद नाउन और जिरन में, सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना बताते हैं। अब जब आप इसको बनाओगे किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो आपको सब ऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करना है। किसका यूज करना है, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करना है। और बिकॉज जो होता है भैया मेरे, वो आपका क्या होता है, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन ही होता है। ये आपका सब ऑर्डिनेट ही कंजक्शन होगा भैया। यहां पे आपको रिजल्ट दिख रहा है, रीजन दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, जब रीजन होता है एडवर्ब ऑफ रीजन, तो पहली बात तो ये कि बिकॉज जो है वो क्या है, आपकी एडवर्ब की ओर इशारा कर रहा है। ये एडवर्ब क्लॉज से बना हुआ है, क्योंकि ये आपका क्या है भैया, एडवर्ब ऑफ रीजन, मतलब कारण बताने वाला विशेषण, क्रिया विशेषण। तो जब रीजन जहां पे दिखाई देगा तो वहां पे हम बिकॉज का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आप क्या करेंगे, बिकॉज का यूज करेंगे। बिकॉज का यूज करने के लिए आपको लास्ट वाली क्लॉज, यानी कि जो लास्ट में सेंटेंस लिखा हुआ है, उसको पहले लिखना है, कुड नॉट गो टू कॉलेज, और उसके बाद बिकॉज लगा देना है, बिकॉज ही वॉज इल। वो स्कूल क्यों नहीं जा सका, क्योंकि वो बीमार था। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही गेव अप ट्राइंग ही कुड नेवर गिव सेटिस्फिकेशन। ठीक है, ही गेव अप ट्राइंग ही कुड नेवर गिव सेटिस्फैक्शन। तो अब इस सेंटेंस को कैसे कंबाइन करना है, ही गेव अप ट्राइंग, उसने प्रयास करना छोड़ दिया, उसने प्रयास करना छोड़ दिया, और ही कुड नेवर गिव सेटिस्फिकेशन, वो कभी जो है तो ही गेव अप ट्राइंग, उसने प्रयास करना छोड़ दिया, उसने प्रयास करना छोड़ दिया, लेकिन ही कुड नेवर गिव सेटिस्फैक्शन, वो कभी अपनी संतुष्टि का जो है त्याग ना कर सका, अपनी संतुष्टि का त्याग नहीं कर सका, अर्थात संतोष का त्याग नहीं कर सका। तो भैया जब उसने ट्राइंग करना, प्रयास करना छोड़ दिया है, तो आपको इसे भी छोड़ देना चाहिए। पे आपका जो है विरोध नहीं हो रहा है। यहाँ पे सेंटेंस को थोड़ा समझना है कि ही गेव अप ट्राइंग, उसने प्रयास करना छोड़ दिया, उसने प्रयास करना छोड़ दिया। ठीक है, छोड़ दिया, उसने प्रयास करना छोड़ दिया। ही कुड नेवर गिव, वो कभी नहीं दे सका, वो कभी नहीं दे सका क्या, सेटिस्फैक्शन, वो कभी संतोष नहीं दे सका, कभी संतुष्टि नहीं दे पाया, वह कभी संतुष्टि नहीं दे सका या दे पाया। तो इस सेंटेंस, दोनों सेंटेंस का अर्थ इस तरह से है, तो उसने प्रयास करना छोड़ दिया, वह कभी संतुष्टि नहीं दे सका। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका क्या है, रीजन हो रहा है कि उसने कभी संतुष्टि, वो कभी संतुष्टि नहीं दे सका, और यहाँ पे क्या लिखा है, उसने प्रयास करना छोड़ दिया। तो आपसे अगर पूछा जाए उसने प्रयास करना क्यों छोड़ा, क्योंकि वो कभी संतुष्टि नहीं दे सका। ठीक है ना भैया, तो प्रयास उसने छोड़ा, किस रीजन से छोड़ा, वो रीजन ये है कि वो कभी संतुष्टि नहीं दे सका। ठीक है, ये आपका क्या है भैया, इसमें रीजन है, और यहां पे क्या है, इस रीजन का रिजल्ट है। तो सिंपल सी यहां पे बात दी हुई है कि अगर आप संतुष्टि नहीं दे सकते तो आपको क्या करना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए, है ना। तो यही तो रीजन है इसका कि वो संतुष्टि नहीं दे सका। अब उसने प्रयास करना क्यों छोड़ा, क्योंकि वो कभी संतुष्टि नहीं दे सका। तो अब आपको इसी तरह से बना लेना है, ही गिव अप ट्राइंग, उसके बाद क्या करना है, बिकॉज लगा देना है, बिकॉज he could never give satisfaction. He gave up trying because he could never give satisfaction. तो उसने प्रयास करना छोड़ दिया क्योंकि वो कभी संतुष्टि नहीं दे सका, वो कभी संतुष्टि नहीं दे सका। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं इसके आगे। When does the train arrive? I do not know the time. ठीक, When does the train arrive? When does the train arrive? गाड़ी यानी कि ट्रेन कब आती है? I do not know the time. मुझे समय नहीं पता। गाड़ी कब आती है मुझे समय नहीं पता। तो ध्यान रखना दोस्तों, जहां पर समय का बोध होगा, ठीक है, समय को अगर दिखाया जा रहा होगा तो समय के लिए हम किसका यूज करते हैं भैया? व्हेन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भैया? व्हेन का यूज करते हैं, क्योंकि ये शो करता है टाइम के लिए। चलिए अब इस सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। तो उस क्लॉज को पहले लिखेंगे, आई डू नॉट नो द टाइम। आई डू नॉट नो द टाइम, मुझे समय नहीं पता। व्हेन, जब, द ट्रेन अराइव्स, जब गाड़ी आती है। ठीक है, जब गाड़ी आती है। द ट्रेन अराइव का हो जाएगा अराइव्स। आई डू नॉट नो द टाइम व्हेन द ट्रेन अराइव्स। इस सेंटेंस में आपको यह ध्यान रखना होगा कि जब भी किसी प्लेस का बोध हो तो वेयर का यूज होना चाहिए। जब भी किसी समय का बोध होगा तो वहां पे व्हेन का यूज
किया जाएगा। और जब किसी मैटर या किसी बात का बोध होता है तो वहां पे व्हाट का यूज करते हैं। और जब कोई रीजन का बोध होता हो, कारण हो उसमें, तो वहां पे वाई का यूज करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या था, आपका प्लेस था, तो प्लेस के टाइम था, तो समय के लिए हम क्या लगाते हैं भैया, व्हेन का यूज करते हैं। तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या कर दिया, व्हेन का यूज कर दिया। ठीक है, आई डू नॉट नो द टाइम व्हेन द ट्रेन अराइव्स। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही वर्कड हार्ड, ही वांटेड टू गेट गुड मार्क्स। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत की। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत की। ही वांटेड टू गेट गुड मार्क्स, वो अच्छे नंबर लाना चाहता था, अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहता था। तो भैया मेरे सेंटेंस पे जरा फोकस करना कि उसने कठिन परिश्रम किया, मेहनत की। ही वांटेड टू गेट गुड मार्क्स, वो अच्छे नंबर लाना चाहता था, वो अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहता था। तो ये जो सेंटेंस है कहीं ना कहीं इसमें क्या आपका दिख रहा है, उद्देश्य दिख रहा है। ठीक है, उद्देश्य दिख रहा है। और जब भी उद्देश्य दिखता है, उद्देश्य दिखाई दे, तो आप किसका यूज करेंगे, सो दैट का यूज करेंगे, या आप दैट का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का अर्थ होता है ताकि। ठीक है, इन दोनों का अर्थ क्या होता है भैया, ताकि होता है। जब सेंटेंस में उद्देश्य दिखाई दे तो वहां पे आप क्या करोगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन करने के लिए आप सो दैट या फिर दैट का यूज करेंगे। लेकिन यहां पे एक और कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे कि जब भी हम सेंटेंस को कंबाइन करेंगे, इस टाइप के सेंटेंस को, जैसे कि ही वर्कड हार्ड, उसके बाद में आप सो दैट लगाओगे। ठीक है, सो दैट लगाओगे और उसके बाद आप सब्जेक्ट रख दोगे ही। अब आपको क्या करना है, यहां पे एक चीज का यूज करना है अलग से, या तो मे का या तो माइट का। अगर पहली क्लॉज आपकी जो है वो अगर प्रेजेंट में है तो यहां पे मे आएगा, अगर ये पास्ट में है तो यहां पे माइट आएगा। तो यहां पे कौन सी क्लॉज दे रखी है, पास्ट में है ना, यानी कि पास्ट वर्ब का यूज किया गया है। ठीक, तो यहां पे आप क्या करोगे, माइट का यूज करोगे। ठीक है, सो दैट ही माइट गेट गुड मार्क्स, गेट गुड मार्क्स। तो ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट गेट गुड मार्क्स। जहां पे उद्देश्य होगा, जहां पे पर्पस होगा, अगर कहा जा रहा है उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाइए, तो भैया आप क्या लगाएंगे वहां पे, सो दैट या फिर दैट का यूज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे इसके आगे। गुड ट्रम्प्स ओवर इविल इन द एंड, दिस इज सर्टेन। ठीक, अच्छाई जीत जाती है किससे, बुराई से। इन द एंड, अंत में अच्छाई बुराई से जीत जाती है। दिस इज सर्टेन, यह निश्चित है, ये निश्चित है। अब आप यहां पे वही लॉजिक लगाइए, हमने कहा था कि क्या से प्रश्न करिए, जो आपका उत्तर आए उसमें दैट लगा के जोड़ दो। तो पहले इसको लिख लेते हैं, दिस इज सर्टेन, दिस इज सर्टेन, यह निश्चित है। क्या निश्चित है, क्या निश्चित है, कि अच्छाई अंत में बुराई पर जीत प्राप्त करती है, या अंत में अच्छाई बुराई से जीत जाती है। तो यहां पे क्या करेंगे आप, दैट के साथ में ये जो आपका क्लॉज है यहां पे जुड़ जाएगा। ठीक, अच्छाई, ट्रम्प्स over evil in the end. This is certain that good trumps over evil in the end. ठीक है, आप देखिए, this is the book I bought it. This is the book I bought it. ये पुस्तक है, I bought it, मैंने इसे खरीदी। तो जहां पर भैया नॉन लिविंग बीइंग होगा, नॉन लिविंग होगा, हमने बोला था आपको क्या लगाना है, विच लगाना है। क्लियर, विच लगाना है। यहां भी देखिए आपका क्या दे रखा है, बुक। बुक आपका क्या होता है, नॉन लिविंग बीइंग होता है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली विच का यूज करेंगे ना। तो क्या करेंगे यहां पे भैया, दिस इज द बुक, दिस इज द बुक विच आई बॉट। इट का यूज नहीं करेंगे, दिस इज द बुक, यह पुस्तक है, विच आई बॉट, जिसे मैंने खरीदा, यह पुस्तक है जिसे मैंने खरीदा। तो यहां पे क्या लगा दिया हमने भैया, विच का यूज कर लिया। आप यहां पे दैट का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दैट भी आपका इसी के लिए आता है, नॉन लिविंग बीइंग के लिए आता है। चलिए नेक्स्ट आगे सेंटेंस देखेंगे। आई रीच्ड होम द सन हैड सेट बिफोर।
आई रीच्ड होम द सन हैड सेट बिफोर। आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा। द सन हैड सेट बिफोर, द सन हैड सेट, सूरज छिप चुका था, बिफोर पहले सूरज छिप चुका था। अब जब इसको आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है आपको, तो यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है कि जो हैड प्लस V3, ठीक है, अगर बिफोर लगा हुआ है तो, अगर बिफोर लगा हुआ है तो ये जो क्लॉज है ना हैड प्लस V3 की ना, वो पहले आएगी, और बाद में जो इसके आएगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 होगा। ये तो आपने टेंस में पढ़ा ही होगा। तो बिफोर जब आप कंजक्शन का यूज यहां पे करेंगे तो ये क्लॉज पहले, वो क्लॉज बाद में, ठीक है। कैसे करेंगे, द सन हैड सेट बिफोर आई रीच्ड होम, मेरे घर पहुंचने से पहले सूरज छिप चुका था। द सन हैड सेट बिफोर आई रीच्ड होम। क्लियर हुआ भैया? चलिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी दैट इज नॉन टू ऑल। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, की ईमानदारी सबसे उत्तम नीति है, दैट इज नॉन टू ऑल, ये सबको पता है या ये सब जानते हैं। अब सब क्या जानते हैं? आपका आंसर होगा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। सब क्या जानते हैं? कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो आपका आंसर आ गया कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो आपको क्या करना है, पहले ये सेंटेंस को पहले लिख लेना है, दैट इज नॉन टू ऑल। क्या? दैट। जब आप यहां पे दैट लगाओगे भैया मेरे, तो एक चीज याद रखना, यहां पे आपका आ जाएगा इट, ठीक है। इट इज नॉन टू ऑल दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यह सबको पता है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। यह सबको पता है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। यह नॉन क्लॉज से बना हुआ है। बिफोर लगा हुआ भैया, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है, इस वजह से ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम जो है ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज से। ये एडवर्ब क्लॉज से बना हुआ है, एडवर्ब क्लॉज, और ये आपका नाउन क्लॉज से बना हुआ है। क्लियर? ठीक, चलिए तो आज की क्लास में भैया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस के बारे में हमने पढ़ा, जो कि किस पे बेस्ड थे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे बेस्ड थे। उनकी जो रूल्स थे, उनके जो कॉन्सेप्ट थे, वो यहाँ पे जो हमने लगाए हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से बिलोंग करते थे। आपको इनके छोटे छोटे बारीकियों को बहुत ही अच्छे से पहले समझ लेना होगा, और इसकी एक्सरसाइज आप इतनी अच्छे से करेंगे कि आप जब भी सेंटेंस आपके सामने आए तो आंसर खुद ब खुद आपके माइंड में चला आए, सीधे आंसर आ जाए। कोई डाउट नहीं होगा यदि आप जो है इस तरीके के लॉजिक को पकड़ेंगे तो। इसकी जो है पूरी डीप क्लास के लिए हमने पहले आपको बता दिया है कि RS क्लासेस पे जाकर के इसकी क्लासेस आप देख सकते हैं, शुरू से सिंपल की, कंपाउंड की एंड कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। और किस किस टाइप के कंजक्शंस का हम यूज यहाँ पे करेंगे या हमने जो अभी बताए हैं वो किस तरह से यूज होते हैं, हर एक यूज का बहुत ही डीपली वहाँ पे नॉलेज आपको दिया जाएगा। फिलहाल आज की क्लास में जो आपने सीखा वो था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बेस्ड था आपके यूपी बोर्ड की तैयारी के लिए, क्योंकि हम अग्रसर हैं आपके 450 के टारगेट पर, ठीक है। तो आप कंटिन्यू अपनी स्टडी को करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी सारी वीडियो को देखिएगा और उसके नोट्स आप बनाइए, ठीक है। तो अगली क्लास वो आपकी होगी सीरीज नंबर 4 की। सीरीज नंबर 4 में हम आपको जो है कुछ और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लेकर आएंगे। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त कुछ और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और उसमें क्या होगा कॉन्सेप्ट हम अलग से बताएंगे ताकि आप
उस क्लास को भी, उस कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे से सीख सकें। तब तक के लिए हमें जाना होगा। हम फिर मिलेंगे अपनी क्लास में, अगले सीरीज नंबर क्लास 4 की, जो कि फिर से कॉम्प्लेक्स की होने ही वाली होगी। ठीक है, धन्यवाद।